हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। प्रीवियस पार्ट में हमने इसको बायो एनर्जेटिक्स स्टार्ट करा था और इसमें हमने रिडॉक्स पोटेंशियल तक कंप्लीट कर लिया था। और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे एनर्जी रिच कंपाउंड्स। एनर्जी रिच कंपाउंड्स की हमें क्लासिफिकेशन देखनी है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखने हैं एटीपी के और साइक्लिक एएमपी के। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते कौन से हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। हाई एनर्जी फॉस्फेट एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब सेल की जो होती है हमारी एनर्जी करेंसी क्या होती है हमारी एटीपी। और एटीपी जो होता है वो हमारी फॉस्फेट से बनी होती है। तो इसलिए जो होता है हमारा हाई एनर्जी जो फॉस्फेट होता है उसको हम जो है एनर्जी करेंसी मानते हैं सेल की। 3 मेजर सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट हैविंग पार्ट्स इन एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कैप्चर। मतलब 3 जो है मेन सोर्स हैं, जो मेजर सोर्स हैं हमारे 3 हैं फॉर हाई एनर्जी फॉस्फेट। मतलब हाई एनर्जी फॉस्फेट के जो है 3 मेजर सोर्सेज हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, इसको हम बहुत ही शॉर्ट में समझाते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है जब हम हमारी जो ग्लूकोज की जो हमारी मेटाबॉलिज्म होती है उससे जितनी भी हमारी NADH और FADH आती है। मतलब NADH और FADH को हम डायरेक्टली तो यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको NADH और FADH2 को हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ATP में। और ATP को हम यूटिलाइज़ करते हैं एज अ करेंसी ऑफ एनर्जी। तो चलिए देख लेते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है। हमारा NAD और FADH को हम NADH और FADH को हम कन्वर्ट करते हैं ATP में। इसको कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमारा जो होता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करते हैं। इसमें जो होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, जैसा कि आप नाम से पता लगा सकते हैं, इसमें जो है ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी बनाएगा। मतलब एनर्जी का जो है प्रोड्यूस होगा, उसे हम कहते हैं सेकंड सोर्स। और थर्ड सोर्स है हमारा TCA साइकिल। TCA साइकिल को हम क्रैब साइकिल भी नाम से जानते हैं। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है हमारा TCA साइकिल। इसमें क्या होता है, हमारा जो भी हमारा पायरुवेट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं और उससे हमारा जो है NADH और FADH बनाता है। और उससे हमारा जो है फिर जो है NADH और FADH जो भी हमारा क्रैब साइकिल से या जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस से और क्रैब साइकिल से जो भी NADH और FADH2 आता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की हेल्प से कन्वर्ट करते हैं हम ATP में। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसमें होता क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। फर्स्ट हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सेकंड हमारा ग्लाइकोलाइसिस और थर्ड हमारा है सिट्रिक एसिड साइकिल। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, तो जिन भी फ्रेंड्स को अगर ये कॉन्सेप्ट्स पता है वो ईजिली इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, तो आइए इसको क्लियर करते हैं। इन मेटाबॉलिक पाथवे सेल यूज एंजाइम्स टू ऑक्सीडाइज न्यूट्रिएंट्स। हमारा मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है उसमें जो होता है हमारा सेल जो है यूटिलाइज करता है एंजाइम्स को टू ऑक्सीडाइज न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए, देयर बाय रिलीजिंग एनर्जी विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस ATP, जो कि हमारा एनर्जी रिलीज़ करता है और जिससे हमारी जो है ATP प्रोड्यूस होती है। इन मोस्ट यूकैरियोट्स दिस टेक प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे जो है यूकैरियोट्स जितने भी होते हैं, हमारे ह्यूमन जो है वो भी यूकैरियोट्स हैं। इसमें भी जो होता है हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ऑलमोस्ट ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब जो होता है हमारे सभी और एरोबिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, हमारे जो भी हमारे ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं वो हमारे होते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म। वो जो होता है हमारा उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। दिस पाथवे इज़ प्रोबेबली सो परवेसिव बिकॉज इट इज़ हाईली इफिशिएंट वे फॉर रिलीजिंग एनर्जी। मतलब इसमें जो होता है हम एनर्जी को बहुत इफिशिएंट वे में जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि हमारा जो है बहुत प्रेसिव है कंपेयर टू अल्टरनेटिव फर्मेंटेशन प्रोसेस। पर फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमारा जो है, जो कि हमारी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में होती है, इसमें क्या होता है हमारा सिर्फ 2 ATP जनरेट होती है और जो है हमारा इथेनॉल प्रोड्यूस होता है या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है।
बट अगर हम देखें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो होता है हमारा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATPs प्रोड्यूस होती हैं। और हमारा वहीं अगर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस देखें, जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, उसमें सिर्फ हमारी 2 ATP प्रेजेंट होती है, मतलब प्रोड्यूस होती है। अब कहाँ 2 ATP प्रोड्यूस हो रही है और कहाँ हमारी एरोबिक ऑर्गेनिज्म में 38 ATP प्रोड्यूस हो रही है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो कि हमारा ग्लूकोज है। मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमारी एरोबिक में 38 और फर्मेंटेशन में हमारी जो कि हमारा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है, उसमें सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होती है। द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर हाई ATP यील्ड इज़ नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मतलब जो कि ये एक प्रोसेस है जो कि हमारा यील्ड करता है हाई ATP को बनाता है, मतलब हाई ATP को बनाता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। इसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये अभी आगे आप उसमें ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे। जब हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पढ़ाएंगे, उसमें जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फुल डिटेल में है, तो इसको वहीं आराम से देखेंगे। इसको अभी ऊपर से जनरल देख लेते हैं। इन ग्लाइकोलिसिस एंड द सिट्रिक एसिड जनरेट अदर प्रोडक्ट्स बिसाइड ATP एंड GTP। मतलब ग्लाइकोलाइसिस में जो भी हमारी ग्लाइकोलाइसिस की जो साइकिल होती है और सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है, उसमें जो होता है हमारा ATP और GTP के अलावा जो हमारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उससे हमारी जो है ATP हम दोबारा जनरेट करते हैं। जैसा कि हमारा जो है NADH, ये जो है हमारा NADH जो हमारा ये भी प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस में। और हमारा जो है NADH, बहुत सारे NADH के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल्स में। और FADH2 भी एक हमारा एक टाइप है जो कि हमारा जनरेट होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। These products are molecules that are oxidized spontaneously। मतलब ये जो होता है हमारा ये जो NADH होता है और FADH होता है, ये मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। द बॉडी यूज दिस रिड्यूसिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इनका जो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और इनकी जो ऑक्सीडाइज होने से जो है हमारा ATP प्रोड्यूस होगी। इसको ईज़िली आगे आप ईज़िली समझ जाएंगे, अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगी। इसमें क्या होता है, हमारा ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, तब हमारी जो NADH प्रोड्यूस होती है। और हमारे जो पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड में हमारा जो कन्वर्ट होता है, उसमें हमारे जो होता है सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर हम TCA साइकिल्स के थ्रू करते हैं। इसमें जो होता है हमारे NADH और FADH दोनों प्रोडक्ट बनते हैं और थोड़ी सी हमारी GTP बनती है। और NADH और FADH2 को हम जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करवा के हम उससे ATP में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमारा सेकंड आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, द सेल यूज ग्लाइकोलाइसिस पाथवे टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम शुगर या ग्लूकोज। हमारे जो सेल है हमारे ग्लूकोज या शुगर से हमारे जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम ग्लाइकोलाइसिस पाथ जो है हमारा एक तरीके का मेटाबॉलिज्म है, जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। मेनली ग्लूकोज एंड स्टोर इन मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADH। मतलब जो है हमारा इसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और हमारा ATP और NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज पायरुवेट। हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस का हमारा जो एंड प्रोडक्ट है उसको हम पायरुवेट कहते हैं, विच कैन बी यूज इन अदर मेटाबॉलिक पाथवे। मतलब जो कि हमारा जो पायरुविक एसिड बना है वो हमारा जो है जो दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसमें चला जाता है। मतलब फिर हमारा आता है फॉर टू यील्ड एडिशनल एनर्जी। मतलब एनर्जी, मतलब मेन मोटिव हमारा क्या है यहाँ पर, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। पहले हमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाया, उसमें हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। फिर जो हमारा पायरुविक एसिड है उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड में, उससे हमारी बहुत सारी एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ATP मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड एंड फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें जो हमारे ATP मॉलिक्यूल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारी कुछ रिएक्शन दे रखी है, कहाँ कहाँ हमारा ATP यूटिलाइज होगी और कहाँ कहाँ हमारी ATP प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट स्टेज में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, उसमें क्या है हमारा ग्लाइकोकाइनेज। ये जो है हमारा एक एंजाइम है जिसमें जो कि हमारा फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है। फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से हमारा जो है यहाँ पर एक ATP यूटिलाइज होगी। मतलब इस प्रोसेस में जो है हमारी एक ATP चली जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। सेकंड हमारी ATP कहाँ कंज्यूम हो रही है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की प्रेजेंस में हमारी जो है
ये रिएक्शन होती है, इसमें भी जो हमारा फॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें भी हमारी जो एक एटीपी है कंज्यूम हो रही है। मतलब इसमें टोटल कितनी एनर्जी एटीपी कंज्यूम हो रही है, एक यहाँ हो रही है ग्लाइकोकाइनेज में और दूसरा हमारा फ्रक्टोकाइनेज में। 2 एटीपी जो हमारी टोटल हमारी इसमें कंज्यूम हो रही है, वही हमने इसमें दिखा रखा है। फिर हमारी प्रोड्यूस कहाँ हो रही है, ये जो हमारा एटीपी यूज मतलब कितनी हमारी प्रोसेस में कंज्यूम हो रही है, और ये हमारा एटीपी फॉर्म्ड मतलब कितनी हमारे इससे प्रोड्यूस हो रही है। फिर हमारा जो है 6 एटीपी प्रोड्यूस होती है। 6 एटीपी प्रोड्यूस कैसे हो रही है, हमारे यहाँ जो है 2 NADH प्रोड्यूस होते हैं। अब एक NADH जो है वो हमारा कन्वर्ट होता है 3 एटीपी में, तो इसी वजह से जो हमारा 2 NADH कन्वर्ट होंगे 6 एटीपी में, तो इसी वजह से हमारा जो है यहाँ 6 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। और उसी तरीके से हमारा जो है यहाँ फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में हमारा जो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है। यहाँ भी हमारी जो है FADH कन्वर्ट होता है हमारा ATP में, जो कि हमारा 2 ATP प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से हमारा जो है पायरुवेट काइनेज होता है, इसमें भी हमारा जो है फॉस्फोराइलेशन होता है। इसमें जो है हमारा एक FADH2 प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारा कन्वर्ट होता है ATP में। FADH2 जो है हमारा 2 ATP प्रोड्यूस करता है, और NADH जो है हमारा वो हमारा 3 ATP प्रोड्यूस करता है। वही हमारा ये बता रखा है जो हमारे टोटल ATP कितने प्रोड्यूस होंगी। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। यहाँ जो हमारा 10 ATP प्रोड्यूस हो रही है, 2 हमारी कंज्यूम हो रही है, और 10 में से और 2 हम हटा देंगे तो नेट गेन हमारा ATP का कितना होगा, 8 ATP। मतलब 8 ATP जो हमारी नेट आएंगी हमारी। In anaerobic phase, oxidation of one glucose molecule produce 4 - 2 = 2 ATP। मतलब इसमें क्या होता है हमारा एनारोबिक फेज में क्या होता है, हमारा एनारोबिक में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन एब्सेंस होती है। ऑक्सीजन एब्सेंस होने की वजह से हमारा जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाती उसमें, तो हमारे इसमें जो होता है हमारा 2 ATP तो कंज्यूम होंगी और इसमें 4 ATP प्रोड्यूस होती है। तो जब 4 में से 2 माइनस करते हैं तो हमारा जो नेट गेन है वो हमारा 2 ATP आता है। तो इसी वजह से हमारा जो है एनारोबिक फेज में जो होता है हमारा 2 ATP प्रोड्यूस होती है, और प्लस इथेनॉल भी हमारा जो है प्रोड्यूस होता है। इसमें हमारा एरोबिक में क्या आ रहा है, हमारा इसमें आता है पायरुविक एसिड, और वहीं हम एनारोबिक में देख लें इसमें हमारा होता है इथेनॉल। तो वही हमारा इसमें बता रखा है, या तो हमारा ये हमारे इसकी चेन दे रखी है, इसका हमें कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं TCA साइकिल। TCA साइकिल जो हमारा थर्ड सोर्स है, मतलब एनर्जी रिच कंपाउंड जो है वो हमारा थर्ड कौन सा है, TCA साइकिल। TCA साइकिल में क्या होता है हमारा, द सिट्रिक एसिड साइकिल, आल्सो नोन एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूज्ड बाय ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो होती है हमारी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की सीरीज़ होती है, जो कि हमारी एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइज करी जाती है या यूज़ करी जाती है टू रिलीज स्टोर एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल CoA। मतलब ये जो हमारा एसिटाइल CoA को यूटिलाइज करता है, मतलब उसका जो है उसका यूटिलाइज करके हमारे जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। मेन हमारा जो है ऑक्सीडेशन करता है एसिटाइल CoA का, और हमारी जिससे जो है एनर्जी रिलीज होती है। ड्राइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। मतलब इसमें क्या होता है हमारा ATP प्रोड्यूस करती है। मेन मोटिव हमारा क्या है, ATP प्रोड्यूस करना। और ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट से बनता है, फैट से भी बन जाती हमारी जो है एसिटाइल CoA आता है, फैट से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है, प्रोटीन से आता है, जो कि हमारा एसिटाइल CoA कन्वर्ट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब मेन जो है TCA साइकिल क्या करती है, जो एसिटाइल CoA है उसको कन्वर्ट कर देती है। एसिटाइल CoA जो है हमारा इसको कन्वर्ट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ जो हमारी बहुत सारी ATP जो है हमारी प्रोड्यूस होती है। तो यही जो हमारा मेनली यही है हमारा TCA साइकिल। इफ़ वन मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज थ्रू NADH इन इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट चेन 3 ATP विल बी फॉर्म। वही हमारा बता रखा है, अगर हम एक NADH का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कराएंगे तो हमारी 3 ATP प्रोड्यूस होंगी। एंड थ्रू FADH2 2 ATP प्रोड्यूस। मतलब हम अगर FADH2 का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज कराएंगे उसमें जो हमारी 2 ATP प्रोड्यूस होंगी, विल बी जनरेटेड as 1 molecules of glucose give rise to 2 molecules of pyruvate by glycolysis। हमारा जो 1 molecule of glucose होता है, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है हमारा 2 पायरुवेट देगा।
ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारा जो है पायरुविक एसिड है या फिर पायरुवेट है। द इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल्स आल्सो रिजल्ट एज 2 मॉलिक्यूल्स। जो हमारे इंटरमीडिएट होते हैं TCA साइकिल्स के, उसमें जो हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होता है हमारा 2 सिट्रेट्स जो होते हैं हमारे, मतलब यहाँ जो है सब कुछ 2 हैं, क्योंकि हमारा जो है पायरुवेट जो है हमारा वो भी 2 है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है हमारा एक कार्बन जो है हम एक ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक लेंगे हम, बट जो आगे जाके जो होता है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो है 2 पायरुवेट बनते हैं, और जो 2 पायरुवेट हैं वो हमारे जो एंटर करते हैं TCA साइकिल में। तो इसी वजह से हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं या फिर जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो हम 2 लेंगे। तो हमने 2 आइसोसिट्रेट लिया, वो हमारा बनाएंगे 2 कीटो ग्लूटारेट, और फिर हमारा ये जो 2 कीटो अल्फा कीटो ग्लूटारेट हैं वो हमारे कन्वर्ट होंगे 2 सक्सिनाइल कोए में, जो कि हमारा 2 NADH बनाएंगे। फिर हमारा 2 सक्सिनाइल कोए जो है हमारा सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, जो हमारा 2 GTP बनाएगा। GTP जो होती है वो हमारा इक्वल होती है ATP के बराबर, और 2 सक्सिनेट जो होंगे, मतलब ये जो 2 सक्सिनेट है वो हमारे कन्वर्ट होंगे 2 फ्यूमारेट में, जो कि हमारे 2 FADH बनाएंगे। और एक FADH अगर हमारा 2 ATP के बराबर है तो 2 FADH हमारे 4 ATP के बराबर होंगे। उसी तरीके से हमारा 2 मैलेट हैं वो हमारा कन्वर्ट होंगे, जो 2 फ्यूमरेट हैं वो हमारे मैलेट में कन्वर्ट होंगे, और फिर जो 2 मैलेट हैं वो हमारे कन्वर्ट होंगे 2 ऑक्सैलो एसीटेट में, और हमारा इसमें जो है 2 NADH भी रिलीज़ होगा। और 2 NADH रिलीज़ होने का मतलब है हमारी 6 ATP प्रोड्यूस होगी। मेन जो होता है हमारा TCA साइकिल में जो होता है टोटल नंबर ऑफ ATP फॉर्म, मतलब नेट गेन जो है हमारा 24 ATP प्रोड्यूस होती है TCA साइकिल में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनर्जी शटल्स। एनर्जी शटल्स क्या होते हैं हमारे, वो एनर्जी शटल्स जैसे हमारा NADH हो गया, FADH2 हो गया, ATP हो गया, GTP हो गया, जो भी हमारा एज अ यूज़ हो रहे हैं एनर्जी करेंसी। इसमें हमारा क्या कहते हैं, NADH की फुल फॉर्म हमारी एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कई बार 2 मार्क्स में। इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। एन एनर्जी शटल विच ड्राइव हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमारा जो होता है हमारा ड्राइव होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, हमारा जो है इसका ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर हमारा ये जो है NADH ब्रेक होता है हमारा 3 ATP में, वेयर दे विल इवेंचुअली पावर द प्रोडक्शन ऑफ 2 to 3 ATP, मतलब 2 से 3 ATP हमारी बन जाती है NADH से। किसमें, हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हमारा जो है NADH कन्वर्ट होता है ATP में। और जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो हमारी कहाँ चल रही होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में। मतलब मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की, एक तो आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे तो वहाँ जो है हमारा मैट्रिक्स प्रेजेंट है। अगर वहीं जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो है वो हमारा पार्ट होता है जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है, मतलब वहाँ जो हमारा प्रोसेस चल रही होती है। सेकंड है हमारा FADH2। FADH2 की फुल फॉर्म है हमारी फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसमें जो होता है हमारा, ये भी है हमारा एनर्जी शटल है दैट कैरी हाई एनर्जी। ये जो हमारे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं, जो कि हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और ऑक्सीडाइज होकर हमारा जो है 1 से 2 ATP प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर हमारा आता है ATP। ATP आप सब जानते ही हैं, इसका फुल फॉर्म है हमारी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका जो हमारा द बेसिक एनर्जी जो है हमारी ATP कहते हैं, ATP को ही कहते हैं। ATP जो हमारा बेसिक से एनर्जी करेंसी है सेल की। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट सेल कैन यूज़ इन राइट वे। मतलब ये जो है वो एनर्जी है जिसको हमारा जो सेल है ईजिली यूटिलाइज़ कर सकता है और कोई भी काम कर सकता है। फोर्थ आती है हमारी GTP। GTP का फुल फॉर्म क्या है हमारा, ग्वानोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट। ये भी हमारी ATP की जैसे होती है। GTP कैन बी इजली कन्वर्टेड इनटू ATP इन द सेल। मतलब GTP जो होती है वो हमारी इजली कन्वर्ट हो जाती है ATP में। फिर हमारा आता है ATP। हमारा ATP और साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब साइक्लिक AMP को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए ATP की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके बारे में कुछ न्यू थिंग्स जानेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं
ATP इज़ मल्टी फंक्शनिंग न्यूक्लियोटाइड यूज इन द सेल, मतलब ये जो होता है हमारा मल्टी फंक्शनिंग न्यूक्लियोटाइड होता है जो कि हमारा सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है एज अ कोएंजाइम, इसको हम कोएंजाइम्स की तरह भी यूज़ करते हैं। इफ़ इज़ ऑफ्टन कॉल्ड मोलिकुलर यूनिट ऑफ द करेंसी, मतलब इसको हम मोलिकुलर यूनिट भी कहते हैं करेंसी का, मतलब इसको हम एनर्जी सोर्स, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ऑफ इंट्रासेलुलर एनर्जी ट्रांसफ़र, ATP ट्रांसपोर्ट केमिकल एनर्जी विद इन द सेल फॉर मेटाबॉलिज्म। ATP जो होता है हमारा केमिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। इट प्रोड्यूस बाय फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब ये जो होता है हमारा फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। एंड यूज बाय एंजाइम्स एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और इसको हम जो हमारा जो है एंजाइम्स यूटिलाइज करता है, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो भी हमारे होते हैं जो कि हमारे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, वो प्रोटीन्स भी जो है हमारा ATP को यूटिलाइज करते हैं। अभी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में आप इजीली एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जैसे एक्टिन और मायोसिन होते हैं, वो हमारा ATP का यूटिलाइज करके हमारा मूवमेंट देते हैं। मूवमेंट कैसे होती है, हमारी जो मायोफिब्रिल्स होती है और जो एक्टिन्स होते हैं और जो मायोसिन्स होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन करते हैं ATP से रिएक्ट करके। तो वही हमारा दे रखा है, हमारा जो है ये जो है मैंने सेलुलर प्रोसेस, मतलब स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स या फिर जो भी एंजाइम्स है उसमें यूटिलाइज होता है, और बहुत सारी सेलुलर प्रोसेस में भी यूज़ होता है, इंक्लूडिंग बायोसिंथेसिस रिएक्शंस, बहुत सारी केमिकल्स को बनाने में या फिर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में या फिर DNA सिंथेसिस में हमारा ATP का एक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। मोटिलिटी एंड सेल डिवीज़न, मतलब सेल डिवीज़न में भी हमारा ATP यूटिलाइज होता है, और मोटिलिटी मतलब मूवमेंट में भी हमारा ATP यूटिलाइज होता है। 1 ATP कंटेन 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, मतलब एक ATP में जो हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। एंड इज़ प्रोड्यूस बाय ATP सिंथेज, ये जो होता है हमारा ATP सिंथेज जो है वो हमारा ATP को बनाता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एंड ADP और AMP, मतलब ATP बनाने के लिए हमारा जो है ADP या AMP होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, और जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होना चाहिए, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए और एक हमारा जो है इन दोनों में से एक ADP और AMP, इन दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। मतलब अगर AMP होगा और अगर वहीं हम एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो उसमें हमारा जो होगा AMP कन्वर्ट होगा ADP में, और ADP में अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे तो वो हमारा कन्वर्ट होगा ATP में। इसको आप आगे ईजिली समझ जाएंगे, डायग्राम के थ्रू समझेंगे इसे। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ प्यूरिन बेस, इसमें जो होता है हमारा प्यूरिन बेस प्रेजेंट होता है अटैच टू द फर्स्ट कार्बन ऑफ द पेंटोस शुगर, जो कि हमारा पहले कार्बन से अटैच है, पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से अटैच है। 3 फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटैच एट 5 कार्बन, 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमारे अटैच होते हैं 5th कार्बन से। ऑफ पेंटेस शुगर, पेंटोस शुगर के जो पेंटोस शुगर जो है हमारी उसके 5th कार्बन से जो है हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अटैच होते हैं। It is the addition and removal of these phosphate groups that interconvert ATP, ADP और AMP, मतलब अगर हमारा एडिशन होगा ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो हमारा ATP बन जाएगा, और अगर हमारा ATP में से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा तो हमारा वापस कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। तो मेनली हमारा यही साइकिल चलती रहती है, अगर फॉस्फेट ग्रुप आता है तो वो हमारा ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा ATP में से अगर फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा तो वो हमारा ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हेन ATP इज़ यूज इन DNA सिंथेसिस, अगर हमारा जब हमारा ATP जो है हमारा यूटिलाइज होता है DNA सिंथेसिस में, द राइबोस शुगर इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डीऑक्सी राइबोस बाय न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज ये जो है हमारा एंजाइम है एक तरीके का, जो कि हमारा कन्वर्ट करता है राइबोस शुगर को डीऑक्सी राइबोस शुगर्स में। मतलब इसमें क्या होता है, हमारा जो हमारा RNA है उससे हमारा जो है DNA की सिंथेसिस होती है, उसको हम कहते हैं DNA सिंथेसिस। इसमें जो होता है मेनली राइबोस शुगर जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डीऑक्सी राइबोस शुगर्स में। फिर हमारा ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मेनली हमारा ये जो है हमारा ये इसे कहते हैं प्यूरिन बेस, और ये हमारी पेंटोस शुगर दे रखी है, और पेंटोस शुगर्स के 5th कार्बन से जो हमारा 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच है, पहला फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है 1 2 3, तो ये हमारे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है 5th कार्बन से पेंटोस शुगर के।
और जो वहीं जो अगर हम फर्स्ट कार्बन देखेंगे पेंटोस शुगर का, वहाँ जो हमारा प्यूरिन बेस अटैच है। तो मेनली हमारा यही है, अगर हमारा प्यूरिन बेस और शुगर को ऐड करेंगे तो हमारा एडिनोसिन बनेगा। एडिनोसिन में अगर हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो हमारा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में अगर एक और हमारा जो है फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो हमारा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा। और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में अगर हमारा एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा तो वो हमारा बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरीके से हमारा ये रिटर्न भी जा सकता है, अगर एटीपी में से अगर एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो जाएगा तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। अगर एडीपी में से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ हो गया तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एएमपी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द 3 मेन फंक्शंस ऑफ एटीपी इन सेलुलर फंक्शंस। मतलब 3 मेन फंक्शंस जो एटीपी के, जो कि हमारे हेल्प करते हैं सेलुलर फंक्शंस में। फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये जो होता है हमारे मेम्ब्रेन के अक्रॉस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जैसे हमारे बहुत सारे आयंस हो गए, सोडियम को ट्रांसपोर्ट कराने में हमारा जो सोडियम जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे हमारा कैल्शियम भी हमारा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है और हमारा पोटेशियम भी एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। सेकंड फंक्शन होता है हमारा सिंथेसाइजिंग केमिकल कंपाउंड्स। ये जो होता है हमारे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। जैसे हमारे प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, डीएनए सिंथेसिस हो गई, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो गई, तो ये इन सब में हेल्प करता है। आता है हमारा इट सप्लाई एनर्जी फॉर मैकेनिकल वर्क। ये जो होता है हमारे मैकेनिकल वर्क करने के लिए हमारी सप्लाई करता है एनर्जी को, सच एज मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड, मतलब कोई भी हमारा जो मैकेनिकल वर्क होगा, जैसे हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मूवमेंट हो गया, ईटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, इन सब में जो होता है हमारा एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारा एज अ एनर्जी सोर्स होता है। सभी सेल्स, बॉडी के सभी लिविंग सेल्स जो हैं हमारी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एटीपी से। नेक्स्ट आता है हमारा साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको हम साइक्लिक एएमपी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ सेकेंड मैसेंजर इम्पोर्टेंट इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये जो होता है हमारा सेकेंड मैसेंजर होता है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। CAMP इज़ ड्राइव फ्रॉम ATP एंड यूज्ड फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नल। CAMP जो होता है हमारा ड्राइव होता है हमारा ATP से बनता है, और जो कि हमारा यूटिलाइज होता है या यूज्ड होता है हमारा सिग्नल ट्रांसडक्शन में। मतलब जो भी हमारा सेलुलर सिग्नल होता है उसके ट्रांसडक्शन में हमारा जो है CAMP यूज़ होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी हमारा जो है CAMP को एज अ सेलुलर ट्रांसडक्शन यूज़ करते हैं। इट कन्वेइंग द CAMP डिपेंडेंट पाथवे। ये जो होता है हमारा कन्वे करता है CAMP डिपेंडेंट पाथवे को। और CAMP इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ATP। CAMP जो है हमारा ATP से बनता है बाय एडिनाइलिल साइक्लेज। ये जो होता है हमारा एक एंजाइम होता है जो कि हमारा ATP को कन्वर्ट करता है CAMP में। लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होता है हमारा एडिनाइलिल साइक्लेज जो होता है वो हमारा लोकेटेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर की साइड में। एडिनाइलिल साइक्लेज इज़ एक्टिवेटेड बाय अ रेंज ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। ये जो होता है हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से सिग्नलिंग से एक्टिवेट हो जाता है। थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलिल साइक्लेज स्टिमुलेटरी G5 protein coupled receptors and inhibited by agonist of एडिनाइल साइक्लेज इनहिबिटरी G1 प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। मतलब G5 प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होते हैं वो हमारा स्टिमुलेट करते हैं एडिनाइलिल साइक्लेज को। अगर वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो G1 प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे इनहिबिट करते हैं एडिनाइलिल साइक्लेज को। लीवर एडिनाइलिल साइक्लेज रिस्पॉन्ड मोर स्ट्रांगली टू ग्लूकागॉन एंड मसल एडिनाइलिल साइक्लेज रिस्पॉन्ड मोर स्ट्रांगली टू एड्रेनलिन। मतलब हमारा जो होता है लीवर में जो हमारा एडिनाइलिल साइक्लेज होगा वो हमारा रिस्पॉन्ड करेगा ग्लूकागॉन के लेवल को। मतलब अगर हमारा ग्लूकागॉन लेवल अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो सडनली हमारा जो है CAMP ATP से CAMP बनाना स्टार्ट कर देगा। और अगर हमारा मसल में एड्रेनलिन हार्मोन इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो जो हमारा एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा। और एज एडिनाइलिल साइक्लेज जो है हमारा मसल में जितनी भी ATP प्रेजेंट है उससे हमारा CAMP बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यही जो होता है हमारा मेनली ये जो हमारा ग्लाइकोजिनोलाइसिस साइकिल में हेल्प करता है, जिसमें हमारा ग्लाइकोजन से हमारी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है।
CAMP decomposition into AMP is catalyzed by एंजाइम फॉस्फोडाइस्ट्रेज। ये जो हमारा एंजाइम है फॉस्फोडाइस्ट्रेज, ये हमारा वापस CAMP को ब्रेक डाउन कर देता है हमारा AMP में, और AMP हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाता है हमारा इसका, और ये हमारा वापस बन जाता है हमारा ATP। तो ये जो हमारी बॉडी में ये प्रोसेस चलती रहती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ CAMP। CAMP के कौन कौन से फंक्शंस हैं। CAMP इज़ अ सेकेंडरी मैसेंजर। इसको हम सेकेंडरी मैसेंजर की तरह यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब ये जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। यूज फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन, मतलब ये जो हमारे बहुत सारे सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी हेल्प करता है। सच एज ट्रांसफरिंग द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन लाइक ग्लूकागोन एंड एड्रेनलिन, बहुत सारे जो हम हार्मोन्स के इफेक्ट्स को है उसको भी ट्रांसफ़र करता है। विच कैनॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, उन हार्मोन्स को जो है हमारा ट्रांसफ़र करता है। इट इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज, मतलब ये जो है प्रोटीन काइनेज जो है उसको एक्टिवेशन में हेल्प कर रहा है। मतलब ये जो हमारा एक एंजाइम है जो कि हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, उसमें हमारा जो है इन्वॉल्व है, एक्टिवेट कर रहा है उसे। एंड रेगुलेट द इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन एंड ग्लूकागोन, और एड्रेनलिन और ग्लूकागोन के इफेक्ट को रेगुलेट करता है। इट आल्सो रेगुलेट द पैसेज ऑफ कैल्शियम थ्रू द आयन चैनल्स, ये जो होता है हमारा पैसेज कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कैल्शियम्स को, मतलब कितना हमारा कैल्शियम हमारा जो है आयन चैनल्स के थ्रू हमारा अंदर आएगा, मेम्ब्रेन के अंदर आएगा और मेम्ब्रेन के बाहर जाएगा, उसको जो है हमारा रेगुलेट करता है। CAMP and its associated kinases function in several biochemical including regulation of glucagon, sugar and lipids metabolism by activation protein kinase। हमारे जो इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसमें क्या होता है हमारा बहुत सारे मेटाबॉलिज्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसको जो हमारा रेगुलेट करता है। जैसे हमारा लिपिड्स मेटाबॉलिज्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया, इन सब मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस को हमारा जो है हमारा जो है रेगुलेट करता है। यही जो हमारे मेनली फंक्शंस हैं हमारे CAMP के। CAMP का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारा CAMP का स्ट्रक्चर जो हमारा ये CAMP का स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा प्यूरिन बेस है, ये हमारी जो है शुगर यूनिट है, और ये जो हमारा साइक्लिक फॉस्फेट है। यहाँ जो हमारा क्लोज रिंग बन रही है, इसी वजह से हमारा जो है ये साइक्लिक AMP है। तो ये हमारा साइक्लिक AMP का स्ट्रक्चर है। फिर इसमें क्या होता है हमारा, ये इसमें बता रखा है एड्रेनलिन में कैसे एक्ट करता है। एड्रेनलिन जो है हमारा CAMP के साथ रिएक्ट करता है, और ये हमारा जो है CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज फॉर्मेशन करता है, फिर जो कि हमारा कन्वर्ट करेगा फॉस्फोराइलेज काइनेज को फॉस्फोराइलेज में, और फॉस्फोराइलेज काइनेज जो है वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि हमारा कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके हमारा फॉस्फोराइलेज B को कन्वर्ट करेगा हमारा फॉस्फोराइलेज A में, मतलब ये जो हमारा एक्टिवेट कर देगा फॉस्फोराइलेज B को, और फिर फॉस्फोराइलेज A जो है हमारा वो हमारा जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो हमारे ग्लाइकोज को रेगुलेट करेगी। जब हमारा ये साइकिल जो है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इसको आप स्टडी करेंगे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। इसमें जो है नेक्स्ट यूनिट हमारी जो है यूनिट 2 है, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस में। इसमें जो होता है हमारा ग्लाइकोजन जो होता है हमारा वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज को, मतलब जो भी हमारा स्टोर ग्लाइकोजन है वो हमारा कन्वर्ट होएगा ग्लूकोज में। तो वही हमारा इसमें बता रखा है। फिर CAMP के हमारे जो है शॉर्ट नोट्स में हमारे जो है ये बता रखा है, ये एक्टिवेट करता है मेन जो है हमारे ये इसके फंक्शंस है। ये एक्टिवेट करता है एडिनाइलेट साइक्लेज को, जैसा कि हमने बताया था। फिर ये जो हमारा ब्रोंकोडाइलेशन में भी हेल्प करता है। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी प्रिवेंट करता है, मतलब थक्का जमने में मतलब जो है उसको इनहिबिट करता है, मतलब ताकि हमारा थक्का ना जम पाए उसको प्रिवेंट करता है। पॉजिटिव आयनोट्रोपिक एक्शन इन हार्ट, मतलब ये आयनोट्रोपिक जो होते हैं हमारे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये जो होता है हमारा एंटी ग्लूकामो होता है, मतलब ये जो होता है हमारा ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, मतलब उसको रिड्यूस करता है। एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जो हमारी सूजन या स्वेलिंग होती है उसको भी हमारा जो है रिड्यूस करता है। तो इसी के साथ जो हमारा CAMP कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमने एनर्जी रिच जो कंपाउंड्स है उसकी स्टडी कर ली है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है।
एनर्जी रिच कंपाउंड्स हमने कर लिए हैं, उसकी क्लासिफिकेशन देख लिए हैं, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देख लिए एटीपी के और साइक्लिक एएमपी के। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट, जो कि हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। इसमें आप बेसिकली बहुत सारी साइकिल्स पढ़ेंगे, हमारा कार्बोहाइड्रेट कैसे ब्रेक डाउन होता है, उससे कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जिन भी फ्रेंड्स को हमारे फार्मेसी रिलेटेड नोट्स चाहिए और प्रैक्टिकल फाइल्स की पीडीएफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।